एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां जानवर अपने जेनेटिक्स को आने वाले जनरेशन के लिए प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन बस तभी तक जब तक आप इसमें इंसानों को शामिल नहीं करते। इंसानों ने नेचुरल हैबिट्स पर शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ समुद्र और जमीन दोनों को ही पॉल्यूट करना भी शुरू कर दिया। साथ ही में इंसानों ने शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लैंडस्केप में काफी बदलाव आया और इसके साथ जानवरों में भी। तो आइए इसके साथ ही नजर डालते हैं कि कैसे इंसानों के कारण जानवरों को इवॉल्व होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो शाकाहारियों और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, अब आप अपना मुंह इस सच्चाई से फेर नहीं सकते। बिना टस्क वाले हाथी। माना जाता है कि हर दिन लगभग 100 से भी ज्यादा अफ्रीकन हाथियों का उनके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। आज भी कुछ अमीर लोगों द्वारा हाथी के इन दांतों को इस्तेमाल सजावटी टुकड़े और बेकार पौराणिक औषधि के रूप में किया जाता है। हालांकि इसे गैर कानूनी माना जाता है, फिर भी इसके उत्पादन के लिए हाथियों को मारना पड़ता है या फिर जंगल में उन्हें बिना दांतों के छोड़ दिया जाता है। लेकिन खतरा इनके झुंडों के भीतर एक भयानक प्राकृतिक चयन को प्रेरित कर रहा है, जो है बिना तुसक के जन्म लेना। मोजाम्बिक के सिविल वॉर के बाद देश की लगभग 90% हाथी की आबादी को हाथी दांतों के लिए मारा जाने लगा। लेकिन अब हाथियों का जन्म उन दांतों के बिना होने लगा ताकि उन्हें इन शिकारियों का सामना न करना पड़े। रिसर्चर जोसेफिन स्मिथ ने पाया कि कैरेक्टरिस्टिक आने वाली पीढ़ियों में भी देखे जाने लगे, जिससे बचे हुए हाथियों की 32% फीमेल प्रजातियां बिना हाथी दांतों के ही अपने बच्चों को जन्म देने लगीं। हालांकि अफ्रीकन हाथियों के किस्सों में ऐसा 2 से 4 हाथियों में देखा गया है, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई एकमात्र ऐसा किस्सा नहीं है। एडो नेशनल पार्क की लगभग 98% हाथियों की फीमेल पॉपुलेशन टस्क के बिना ही पैदा हुए। हो सकता है भविष्य में ये आम बात बन जाए। अटलांटिक कोड। बड़ी मछलियां मतलब अच्छी मछलियां, क्योंकि मछुआरों के लिए यही फायदेमंद साबित होती हैं। लेकिन अफसोस कि लोगों ने इनको इतना ज्यादा पकड़ा है कि अब आपको बड़ी मछलियां बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलती हैं। जी हाँ, अटलांटिक कॉड ने अपने अंदर एक ऐसा ही परिवर्तन लाया है। इनके लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका है अपना कद छोटा ही रखना। मछली की ये प्रजाति दुनिया में सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है। मनुष्य इन्हें बार बार इनकी साइज की वजह से पकड़ते हैं, लेकिन 1992 के प्रतिबंध के बाद देखा जाने लगा कि कोड फिशिंग के बिजनेस में गिरावट आने लगी है। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। 3 दशकों में ये ऑब्जर्व किया गया था कि अटलांटिक कॉड की साइज लगभग 20% तक घट गई है। बड़ी मछलियों का शिकार करते करते अब इन प्रजातियों की सिर्फ 4 ही मछलियां प्रजनन के लिए बची थीं। शायद इन मछलियों के अंदर ये डर बैठ गया था कि इनके वयस्क उम्र के पहुंचने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए शायद युवा अवस्था में ही ये प्रजनन करने पर मजबूर हो गए। पहले ये मछलियां जब 6 साल की होती थी तब प्रजनन करती थीं, जब ये फिजिकली बड़ी हुआ करती थीं, लेकिन अब ये प्रक्रियाएं इनकी उम्र के 5वें साल में ही शुरू हो जाती हैं। ऐसा करने से इन्होंने इस बात के चांसेस बढ़ा लिए हैं कि इन्हें लुप्त नहीं होना पड़ेगा। हाइब्रिड चूहे। अगर आपके यहाँ चूहे की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसके कारण पिस्सू और बीमारियों की समस्याएं आपके घर में बढ़ गई हैं, तो आप इसके लिए सबसे पहले जहर रखते हैं, है ना। वारफ्रेन सबका फेवरेट है, क्योंकि इसमें किसी तरह का स्वाद या बदबू नहीं होती, जिससे चूहों को किसी भी तरह का शक नहीं होता है। और इसे सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लगभग 1950 से। इसीलिए इसकी रेपुटेशन इस समस्या से निकलने के लिए अच्छी है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एक हाइब्रिड चूहे के बारे में पता चला, जिससे इस जहर से कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बारे में तब पता चला जब जर्मनी की एक बेकरी ने पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट को बुलाया, जिन्होंने ब्रोमेडियोलोन किया, जो कि असल में वारफ्रेन का एक स्ट्रॉन्ग वर्जन था। लेकिन इस केमिकल का भी चूहों पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद जांच पड़ताल की गई, जिसमें पता चला कि एक जर्मन और एक अल्जीरियन माउस ने ब्रीडिंग की थी, जिसके कारण एक हाइब्रिड माउस का जन्म हुआ, जो बाकी हाइब्रिड से अलग रिप्रोडक्शन करने में सक्षम था। अल्जीरियन माउस ने पॉइंट म्यूटेशन नाम की प्रक्रिया के कारण इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी और जर्मन माउस के साथ ब्रीड करने के कारण जहर के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, जिसके पीछे की प्रक्रिया हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा सिर्फ माइक्रोब्स में ही देखा जाता है। तो अगर मैं स्टार वॉर्स की भाषा में बात करूं, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते।
तावी उल्लू। क्लाइमेट में बदलाव के कारण समुद्र के स्तर में बदलाव देखा जा रहा है। यहाँ तक कि मौसम भी बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, रंग बदलते हुए उल्लू को हम कैसे भूल सकते हैं। एक मिनट, क्या आपने कुछ गलत नहीं सुना? मैंने रंग बदलते हुए उल्लू ही कहा है। जैसे जैसे इंसानों के कारण पर्यावरण में भारी बदलाव आ रहा है, दुनिया भर के सभी जानवर इनसे निपटने के लिए एवोल्यूशन के अलग अलग तरीके खोज रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण है फिनलैंड के टॉनी आउल्स। इन उल्लुओं में आपको दो मुख्य प्रकार देखने को मिलेंगे, भूरे और ग्रे। ग्रे टॉनी आउल्स आराम से फिनलैंड के जंगलों की बर्फ में छुप जाते हैं, वहीं भूरे रंग के उल्लू आपको आराम से नजर आ जाते हैं। इसीलिए ग्रे उल्लुओं को शिकारियों से बचने का मौका मिल जाता है, जो फिनलैंड की आबादी में 70% हिस्सा रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ठंड कम होने लगी और बर्फ भी कम होने लगी, भूरे उल्लुओं की प्रजातियों में बढ़ावा देखने को मिला और अब ये उल्लुओं की आबादी का 50% हिस्सा है। उम्मीद करता हूं कि लोग इन बदलावों को देखकर समझ जाएं कि परिस्थिति कितनी खराब होती जा रही है। कछुए के सर वाला समुद्री सांप। जानवरों में सिर्फ टॉनी आउल्स ही ऐसे नहीं हैं जो अपना रंग पर्यावरण में आ रहे बदलाव के कारण बदल रहे हैं। पैसिफिक ओशन के कछुए के सर वाला समुद्री सांप उसके शरीर पर मौजूद मार्किंग के लिए पहचाना जाता है, लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने देखा है कि समुद्री सांपों के ये बैंड्स कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनके शरीर में काले रंग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बात पर जोर देने के बाद कि ऐसा होने के पीछे एक बहुत ही गहरा राज है, तो वैज्ञानिकों ने उनके बदलते रंग पर और भी ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम ने उन्हें शॉक कर दिया। उन्हें पता चला कि पैसिफिक ओशन दूषित होता गया है और इसमें आर्सेनिक और जिंक जैसे एलिमेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सांपों ने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म नाम की एवोल्यूशन टेक्निक को अपनाया है ताकि वे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निपट सकें। ये सांप इन सभी टॉक्सिन्स को अपनी त्वचा में समाये जा रहे हैं और क्योंकि बाद में ये अपनी स्किन को त्याग देते हैं, इसीलिए इन्हें किसी तरह स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे भी कुछ जानवर हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म से गुजरना पड़ रहा है। इन जानवरों में पेपर्ड मॉथ और पर्शियन पिजन भी शामिल हैं, लेकिन उनके पास सभी सांपों की तरह स्किन छोड़ने की सुविधा नहीं है। ये सभी जानवर अपने पंखों और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स में से ये टॉक्सिन संभाल कर रखते हैं, जिसके कारण उनका रंग काला होता जा रहा है। खटमल। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोने गए हों और सुबह उठकर आपने देखा हो कि आपके स्किन पर लाल दाग हैं? अगर ऐसा है तो उसका मतलब है कि आपके घर में यकीनन खटमल है। ये छोटे जीव इतने दुष्ट होते हैं कि आपका खून चूसते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी बीवी मेरा खून पीती है। ये आपके बिस्तर, सोफे और कपड़ों में छुप जाते हैं, यहाँ तक कि उन सभी जगहों पर जो कि मुलायम होती हैं। वैसे तो आप इन्हें पेस्टिसाइड और साफ सफाई की मदद से अपने घर से दूर कर सकते हैं। काश मैं भी अपनी बीवी की साफ सफाई इस तरह से कर सकता। उसके लिए तो मुझे लॉयर्स की जरूरत पड़ती है भाई। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि न्यूयॉर्क के खटमल फ्लोरिडा के खटमल से पेस्टिसाइड के प्रति 250 गुना ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक जीन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो उनके अंदर से सभी तरह के जहर को साफ कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव के कारण अब इन्हें इन केमिकल्स की आदत हो गई है और कुछ खटमल इनसे बच निकलते हैं और हमारे पास इन बिस्तरों में सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोइडिक भालू। कोइडिक भालू को कभी कभी अलास्कन ब्राउन बेयर्स के नाम से भी जाना जाता है और पोलर बेयर के बाद इस ग्रह पर मौजूद दूसरे सबसे बड़े भालू हैं। ये अपने कजिन ब्राउन बेयर से थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि उनका वजन 360 किलो होता है। वहीं माना जाता है कि कोडिक बेयर्स का वजन 680 किलो से भी ज्यादा होता है। देखा जाए तो 100 भारी भरकम बाउलिंग बॉल्स जितना वजनदार होता है या फिर मॉडर्न मिनी कूपर जितना। लेकिन पहले इनकी साइज आज की तुलना में और भी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। इस बात पर नेशनल ज्योग्राफिक करस्पॉन्डेंट डगलस चैडविक का ध्यान 1990 में गया था कि इनके बीते हुए सालों की तुलना में कम होती जा रही है और ये सिर्फ अलास्का के कुछ ही आइलैंड पर देखने को मिलते हैं। तो फिर इनकी साइज में अंतर क्यों देखने को मिल रहा था? ऑफ कोर्स इसके पीछे भी इंसानों का ही हाथ था, खास करके शिकारियों का। ऐसा पाया गया कि शिकारी इनके लिए पहले $20,000 का भुगतान किया करते थे, जो आज के समय के $39,000 के बराबर है। और इतने पैसे देने का मतलब है कि उन लोगों को बड़े से बड़े भालू चाहिए, जिसके कारण ब्रीडिंग के लिए छोटे भालू बचते हैं और वे अपनी जीन्स अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। कुत्ते।
कुत्ते मानव के हस्तक्षेप का सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। इंसानों ने इनकी प्रजातियों के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और इसीलिए तो उन्होंने उसे अलग अलग तरह के ब्रीड भी किया है। अगर हम ग्रे वोल्व्स के वंशज की बात करें तो वे 6 फीट लंबे हुआ करते थे और उनका वजन भी 120 पाउंड हुआ करता था। सदियों से इंसानों ने इनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करके रखा है और इसीलिए आज हमें अलग अलग तरह के कुत्तों की ब्रीड्स देखने को मिलती है। लेकिन तकरीबन 100 साल पहले सभी वैरायटीज के अपने कुछ फीचर्स हुआ करते थे। पूडल्स ओरिजिनली गन डॉग्स हुआ करते थे क्योंकि उनके सॉफ्ट मुंह के कारण शिकार लाने के लिए परफेक्ट साबित हुआ करते थे। डैल्मेटियंस की ब्रीडिंग उनके स्टेमिना के लिए जानी जाती थी क्योंकि वे 17वीं शताब्दी में राठों के साथ दौड़ा करते थे और उन्हें स्टेटस सिंबल माना जाता था। और बुलडॉग्स की ब्रीडिंग कसाईयों की मदद करने के लिए की जाती थी और यही कारण है कि उन्हें ये नाम मिला। लेकिन आजकल इन कुत्तों का काम कुछ अलग है, जिस वजह से ये धीरे धीरे इवॉल्व होते गए हैं। इन्हें अब खास करके फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंच बुलडॉग एक पॉपुलर क्यूट स्नब नोज्ड ब्रीड है जिन्हें हैंडबैग के साइज के चिहुआवाज और पोमेरियंस के साथ ब्रीड किया जा रहा है, खास करके उनकी साइज के कारण। लेकिन ऐसा करने से आप उनकी सेहत पर भी असर देख सकते हैं। कई स्नब नोज्ड ब्रीड्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो कई छोटे कुत्तों में बहुत ज्यादा दांतों की समस्या देखी गई है। हाइपोग्लाइसेमिया, वेविलर डिसीजेज या आजकल के ब्रीड्स में आम बात हो गई है। कुत्ते भले ही इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हों, लेकिन इंसान कभी भी इंसानों के अच्छे दोस्त साबित नहीं हुए। एनोल लिजार्ड, कुत्तों के विपरीत कुछ जानवरों को इवॉल्व होने के लिए सालों का समय नहीं लगा है। इन प्रजातियों में छिपकली और कुछ कीड़े शामिल हैं जिनकी ब्रीदिंग साइकिल 25 दिनों जितनी छोटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है, जिसके लिए हम एनोल लिजार्ड का उदाहरण ले सकते हैं। प्यूर्टो रिको का ये छोटा निवासी 30 से 40 सालों के अंदर ही 100 साल के एवोल्यूशन को कवर कर लेता है। इसीलिए शहरों में रहने वाली ये छिपकलियां कंक्रीट और कांच की बनी इस दुनिया में एडजस्ट होने के लिए इन्होंने अपने पैरों को इवॉल्व करते हुए लंबा कर लिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये स्मूथ सरफेस पर भी चल सकती हैं। वहीं इनके जंगल में रहने वाले दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। सिटी बर्ड्स, क्या आप कभी किसी बार में गए हैं जहां म्यूजिक बहुत जोरों से बज रहा हो? तब आपने किसी को रूम में देखा है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है? क्या आपने कभी उन्हें बुलाने की कोशिश की है, लेकिन बुलाने पर सीधे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अगली बार सिटी बर्ड्स के बारे में जरूर सोचिएगा। ये वो पक्षी हैं जो शहरों के पार्क्स और हरी भरी जगहों में रहते हैं, लेकिन अब इन्हें ट्रैफिक और बाकी की आवाजों के कारण जोर से बोलने की जरूरत पड़ती है। इस बात की पुष्टि एक अध्ययन से हुई। इतने सालों में सिटी की आवाजों से कम्पीट करने के लिए इन्होंने अपने बोलने के तरीके को बदल लिया है। पहले पक्षी छोटे बैंडविड्थ में थे और उनकी फ्रीक्वेंसी में कम डिफरेंसेस रहते थे और वे छोटे बर्स्ट में गाती थीं, लेकिन उन्होंने अपने गाने की आदतों को शहर के अनुकूल बना लिया है, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो कि शराब पीकर कराओके नाइट पर गा रहा होता है। इन एरियाज में और ज़्यादा रिसर्च करने पर पता चलता है कि अगर हम कैद किए गए पक्षियों को भी इस तरह की आवाज़ वाले माहौल में रखें तो उनमें भी इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इफेक्ट को लैब में भी क्रिएट किया जा सकता है। तो अब हम इसे इवोल्यूशन ना कहें तो और क्या कहें? तो अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से किस उदाहरण ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया। देखने के लिए शुक्रिया।